अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खलीज टाइम के एक और एपिसोड के साथ तारिक इकबाल सरज़मीन कुवैत से हाजिर है। नाज़रीन, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमने जब ये खलीज टाइम का आगाज़ किया तो शुरू में यकीनी तौर पर हमें उसकी तैयारी में टाइम वक्त लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अब शुक्र है कि हम इस मेयार तक पहुंच गए हैं कि अब यहाँ पे रहने वाली जो कम्युनिटी है, यहाँ पे जो हमारे कुवैत में या कुवैत से बाहर जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका फीडबैक हमें बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि यकीनी तौर पर हमें जो है वो हम यकीनी तौर पर ये कहें कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या जो भी हमारे दोस्त हैं वो इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, आज के इस प्रोग्राम में हम जो उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से, उर्दू ज़बान की अहमियत, इफ़ादियत और उसका मुस्तक़बिल के हवाले से हम आज बातचीत करेंगे। माजी में हुकूमतों ने क्या किया, क्या कारकर्दगी रही और रेडियो और टीवी का क्या किरदार रहा, ये हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो बड़ा अहम मौजू है और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो शरीके गुफ्तगू होंगे। मैं सबसे पहले उनसे आपका तारुफ़ करा देता हूँ। मोहतरम अल मकाम जनाब सफदर हमदानी साहब, जी हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया साहब, मेहरबानी। ऑस्ट्रेलिया से माशाल्लाह डॉक्टर निगहत नसीम साहिबा, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मोहतरमा शाहीन रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। हाँ जी नाजरीन, कुवैत और बैरून ममालिक में जो मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी यगानगत के हवाले से एक मिसाली कम्युनिटी है। बैरून मुल्क में अदब, तहजीब और सकाफ़त की तरक्की तरवीज के लिए अदबी तंजीमों का क़याम कोई नई या अनहोनी बात नहीं है। उर्दू अदब और हमारी दरख्शिंदा तहजीब इस हवाले से खुश किस्मत है कि पाक व हिंद से बाहर आने वाले जो यहाँ पे बाशिंदे हैं उन्होंने अपनी सकाफ़त को हमेशा ज़िंदा रखा। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी दिलचस्प बात है कि मैंने जब यहाँ कुवैत में हमारे दोस्तों से बातचीत की तो कुछ लोग तो ये कहने लगे कि ज़ाहिर है कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए साहिब इल्म, साहिब किताब और उर्दू से मोहब्बत और उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों का होना बहुत ज़रूरी था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हमारे दोस्त आए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और यकीनी तौर पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त सफदर हमदानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम गुफ्तगू उनसे करेंगे। सफदर हमदानी साहब, आप एक मारूफ शायर व अदीब, कालम निगार, सदाकार, मुहक्किक, सहाफ़ी और तनकीद निगार हैं। आप माशाल्लाह लाहौर के एक अदब परवर घराने से आपका ताल्लुक़ है। जामिया कराची से सहाफ़त में एमए किया। 1973 में रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हो गए, प्रोड्यूसर हुए और फिर माशाल्लाह आपने अपनी मुलाज़मत के दौरान मुख्तलिफ स्टेशंस, बल्कि आप बैरून मुल्क भी गए, वो तो हम आपसे पूछते रहेंगे। आपका एक ताल्लुक़ ये भी है कि आपके वालिद ने 1947 में ये कहा था ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, तो हम उस निस्बत से आपको माशाल्लाह आपकी बहुत ही कदर करते हैं कि ये आवाज़ आज भी माशाल्लाह, आप आज भी माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तवाना हैं और बड़ी खुशी है। सफदर हमदानी साहब, आप हमें बताएं कि उर्दू ज़बान के लिए अब तक क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ हुआ, ज़रा हमें बताएं। तारिक, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, शहजाद का और आपके इदारे SBI का। इतना अहम मौजू है जिसे मैं समझता हूं कि ज़्यादातर पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग से इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए, मगर उनकी चूँकि ये तरजीहात में शामिल नहीं है, ना उर्दू उनकी तरजीहात में है, ना उर्दू की तरवीज और उसकी बका उनकी तरजीहात में। उनके पास तो एक मदारी का तमाशा है, डुगडुगी का, जिसे हम टॉक शो कहते हैं,
बस वो उसी पे लगे रहते हैं। आपने बहुत बड़ा काम किया है इस मौजू पर गुफ्तगू। देखिए, मेरे पास अगर वसाइल होते तो मैं इस मौजू पर सिलसिलेवार प्रोग्राम करता, और कम से कम 1-2 साल प्रोग्राम करते रहते हम। जो सवाल आपने किया है, ये इतना तवील, इतना वसी सवाल है कि इस पर तो बरसों आदमी बोलता रहे तो मेरा ख्याल है ये मुकम्मल नहीं होगा। मैं छोटी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं लिसानियात के तालिब इल्म के तौर पर, कि किसी भी तहजीब, किसी भी कल्चर, किसी भी मुल्क, किसी भी कौम, किसी भी खित्ता ज़मीन, किसी भी तारीख, किसी भी तमद्दुन की पहली निशानी और पहली मिसाल उसकी ज़बान है। जिस तरह बच्चे की जिंदगी अलामत सांस के बाद उसकी ज़बान है, उस वक्त रोने की सूरत में, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। इसी तरह ज़बान एक इतना बड़ा फैक्टर है। आप कभी सोचिए कि अगर इंसान के पास ज़बान ना होती तो ये बेज़बान इंसान क्या होता। कट शॉर्ट, उर्दू के साथ मैं समझता हूं कि जितना जुल्म उर्दू वालों ने खुद किया है, जिस तरह इस्लाम के साथ मुसलमानों ने किया है, ये किसी दूसरे ने नहीं किया। हमें पता नहीं क्यों ये गलत फहमी हो गई कि उर्दू कोई बड़ी जबान नहीं है। मैं एक फिक्रे में आपको उर्दू की बड़ाई बताऊं। उर्दू जानने के लिए आपको बहुत हद तक अरबी जानना जरूरी है, आपको फारसी जानना जरूरी है, आपको हिंदी जानना जरूरी है, आपको संस्कृत जानना जरूरी है, वरना किताबचे को कुतला बच्चे पढ़ते रहेंगे। एक ऐसी जबान जो बहुत सी जबानों का आमेजा है, उसके इश्तराक से बहुत से अल्फाज बने हैं, उस जबान को हल्का लेना बहुत ज्यादती। आगे चल के कहीं हम ये बात करेंगे जरूर कि आखिर उर्दू के साथ ये क्या जुल्म हुआ कि उर्दू दान या अहले ज़बान घरानों में ही उर्दू गायब हो गई। अच्छा, हमको ये पता नहीं क्यों एक अजाब पैदा हो गया कि उर्दू छोटी ज़बान है और इंग्लिश शायद बहुत बड़ी ज़बान है। अच्छा, हम किसी भी ज़बान के खिलाफ नहीं हैं। मैं हैरान होता हूं कि आप इसको मादरी ज़बान कहते हैं और पता नहीं इसके साथ अमूमी तौर पे माँ वाले ही सलूक कर रहे हैं। तो अब तक उर्दू के बारे में जो कुछ लिखा गया, कहा गया, पढ़ा गया, वो शायद अगर ज़ख़ीरे पे के तौर पर उसे तराजू में तोला जाए तो उसका वजन बहुत होगा, लेकिन अगर उसका अमली पहलू हम देखें तो ये अमली पहलू मेरे नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा 10% है। मैं बहुत कम इल्म साथ तालिब इल्म हूँ लिसानियात का और उर्दू का। देखिए, 30 बरस हो गए बरतानिया में रहते हुए। पता नहीं, मैं सारी जिंदगी को एजुकेशन में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। यहाँ मैं अंग्रेजी लिखता ही नहीं हूँ। मेरा इंग्लिश से कोई दुश्मनी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, बोलते हैं। मैं यहाँ उर्दू के नाम पर सितारे लेने वाले, उर्दू के नाम पर आलमी कॉन्फ्रेंसें अटेंड करने वाले और 5 स्टार होटलों में रहने वाले ऐसे बुजुर्गों को जानता हूँ जिनके घरों में उनके बच्चे अस्सलामु अलैकुम से आगे उर्दू नहीं बोलते, और काश के अस्सलामु अलैकुम उर्दू का ही लफ्ज होता, ये भी अरबी का लफ्ज है। तो उर्दू के लिए काम बहुत हुआ, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता, जो लोग ये समझते हैं कि उर्दू खत्म हो जाएगी, उर्दू कभी खत्म नहीं होगी। मैं एक बुनियादी उसूल आपको एक लाइन में बता देता हूं और फिर आप दूसरे मेहमानों की तरफ चलिए। देखिए, दीन और जबान, इसका कुलिया ये है कि आप अपने घर की छत के नीचे शुरू कीजिए, आप महफूज हैं, दूसरे की फिक्र बाद में कीजिएगा। हमारा एक समाजी रवैया ये है कि हम दूसरे के गिरेबान में झांकना चाहते हैं,
हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। नमाज तारिक पढ़े, सवाब सफदर हमदानी को हो, ऐसा नहीं हो सकता। जबान मैं अपने बच्चों को सिखाऊं और बच्चे आपके फल फल बोलें, ऐसा नहीं हो सकता। उर्दू जबान के बारे में मिन हैसुल मजमू अहले उर्दू को अभी बहुत कुछ करना है कि इसे आलमी सतह की जबान बनाया जा सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ और सवालत भी हैं, ज़ाहिर है आपसे हम ये सिलसिला आपके साथ रहेगा, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर निगत नसीम साहिबा, माशाल्लाह आप शेखरपुरा में पैदा हुई, फिर वहाँ पढ़ी लिखी, तालीम हासिल की और उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया चली गईं। आपकी माशाल्लाह साहिब किताब हैं और 7 किताबें हैं मेरे ख्याल है आपकी। आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया भी घूमी है। आपने ज़ाहिर है कि ब्रॉडकास्टिंग से भी आपका ताल्लुक़ रहा है। क्या समझती है कि उर्दू के लिए हमने अपने तौर पर अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ क्या किया, उनको किस तरफ इस गाइडलाइन दी? तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। आप सब लोगों को इसका जो है वो जाता है इसका मेहनत करने का। बात यह है तारिक कि पहले हमको इस चीज़ को मानना होगा कि ज़बान क्या है। ज़बान जो है वो आज से 100,000 BC ईयर्स पहले जो थी, कहा जाता है कि ज़बान इजाद हुई थी। आप देखिए वहाँ से लेके अब तक तकरीबन इस वक्त दुनिया में 2700 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिनमें से आगे चल के 7,000 डायलेक्ट हैं उनके। और हमें ये एजाज़ हासिल है कि चाइनीज़, उसके बाद आपकी स्पेनिश, इंग्लिश और उसके बाद हिंदी। जब हिंदी और उर्दू का मसला नहीं था, उस वक्त तक हमारी ज़बान चौथे नंबर पे थी। अब अगर हम हिंदी को अलग करते हैं और उसके बाद हमारी ज़बान अब छठे नंबर पर है, और कुछ ये भी कयास किया जा रहा है कि 7वें नंबर पे है। हमें यूँ लग रहा है कि जैसे तनुज़ली हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर साल जब डिक्शनरी बनाई जाती है तो उसमें तकरीबन 7 लाख अल्फाज को रखा जाता है, जिसको परखा जाता है, उसके मीनिंग्स में चेंजेस और लाई जाती हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 28.3% इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर जो है फ्रेंच लफ्जों की आमद हो रही है। तो इसी तरह से अगर हमारी लैंग्वेज में हिंदी आ जाए, या जैसे अभी सफदर हमदानी साहब ने कहा कि अरबी है, फ्रांसीसी ज़बान है, टर्की की ज़बान की आमेज़िश है, फ्रेंच है, इसके अंदर सब कुछ आ गया है। इसके साथ में इसकी अहमियत बताना ये चाहती हूँ कि हमने अपनी नस्ल को, आने वाली जो लोग हैं, उनको हमने ज़बान की अहमियत से आशना नहीं किया। लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, किसी मगरबी ममालिक में ऐसा नहीं है, चूँकि यहाँ पर इनकी नेटिव लैंग्वेज के साथ आपको एक लैंग्वेज और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे बच्चों ने जो है वो फ्रेंच को पढ़ा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्शियन पढ़ते हैं, और जो अंग्रेज हैं वो उर्दू पढ़ते हैं, उनको उर्दू लैंग्वेज से मोहब्बत है, वो पढ़ते हैं। तो आपको मैं ये बताऊं कि एक इंसान के अंदर 3 लैंग्वेजेस सीखने का अल्लाह पाक ने उसके दिमाग को ताकत दी है कि वो 3 लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल कर सकता है। और साइंस ने ये प्रूव किया है कि जो लोग एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज कम होते हैं। अच्छा, अब हम ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस हमको देनी होगी अपने बच्चों को, और जिन तक ये अवेयरनेस पहुंची है और वो बच्चे अपनी ज़बान को पहचानते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात कि हमने अपने बच्चों को अपनी मादरी ज़बान यानी कि उर्दू से तारुफ कितना दिया और हमने उनके लिए कितना काम किया है, मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि हमने उनके लिए काम किया है। कैसे? हमने किताब की सूरत में, जैसे अभी सफदर साहब ने कहा कि हम अपने घर से शुरू करें। हम उर्दू बोलते हैं, हम उनको समझाते हैं, हम शुरू से उनको पढ़ाते हैं और उनको ये बताते हैं कि ये एक लैंग्वेज है जिसमें हम अपने आबाओ अजदाद से
कम्युनिकेट कर सकते हैं। तुम अपने नानी दादी से कैसे बात करोगे, तुम जब वापस जाओगे तो तुम उनसे कैसे बात करोगे, और जो तुम्हारा अदबी विरसा है उससे कैसे तुम कनेक्ट हो सकोगे। ये हमारी पहचान है, ज़बान एक तहजीब की पहचान है। और जब तक अपनी तहजीब से अपने बच्चों को आशना नहीं करवाएंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगता है कि ज़बान तहजीब की अलामत है और उसकी हिफाजत करती है। इसलिए अपने बच्चों को ये अवेयरनेस देना, उनके साथ बातचीत करना, उनको स्कूलों में लेके जाना, उनको पढ़ाना और उनके साथ इस लैंग्वेज का इंटरेस्ट कायम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मसला क्या है कि हमें खुद अपनी ज़बान से इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम अपनी ज़बान खुद नहीं बोलते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है आमीन कि अगर आप एक से ज़ायद लैंग्वेजेस बोलेंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज पे गुरूर होना चाहिए। इसलिए कि ये और चलते मैं इस चीज़ की अहमियत ये बताना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही बताती हूँ, मैं अपने लोगों को यही बताती हूँ कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने जब भी कोई आयत शुरू की है सीखने के हवाले से, तो ये कहा है बोलने से आती है। यानी कि तुम ऐसा मत बोलो जो तुम करते नहीं हो, तुम सुनते क्यों नहीं हो, सुमन बुकमन की बात आती है। जो भी बात होगी आप कुरान पाक की कोई आयत उठा के देख लीजिए, वो सुनने से शुरू होती है, बोलने से शुरू होती है। तो आवाज, बोलना, डायलॉग ये एक तस्वीर बनाता है। हमें इस चीज की अहमियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अपनी बच्चों में इस चीज की अवेयरनेस देनी चाहिए, और दे रहे हैं। देखिए आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं करती हूँ, सौदा हमदानी साहब करते हैं, शाहीन करती है, और बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो ये प्रोग्राम करते हैं और अपने बच्चों को उर्दू सिखाते हैं, उर्दू के हवाले से बहुत काम करते हैं। तो मुझे उर्दू का मुस्तकबिल बहुत 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 रोशन नजर आता है, और मुझे लगता है कि हम कर पा रहे हैं, अपने बच्चों में दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम मेरी जनरेशन के बाद मेरे बच्चे अगर उर्दू पढ़ लिख रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि मुस्तकबिल बहुत अच्छा है और हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह आपका पॉइंट आ गया कि वाक़ई हमारी जो नई नस्ल है उसमें चूँकि जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई ऐसी चीज़ें सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो हमें जो है ना अपनी जो नस्ल है उसको अच्छे अंदाज़ से हम बता सकते हैं, और अगर हम में अगर सलाहियत है, हम क्यों ना उर्दू के लिए काम करें, ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं। नाज़रीन, इस वक़्त हमारे दरमियान शाहीन अशरफ अली जो शाहीन रिज़वी थी, माशाल्लाह वो हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं। शाहीन रिज़वी, आप माशाल्लाह कराची से कुवैत आई, बल्कि आपका एक सफ़र है, एक तवील सफ़र है। आप भी लिखने लिखाने से ताल्लुक़ है आपका, आप भी लिखते रही मुख्तलिफ़ जगहों पे, रसाइल भी आप कराची से शाये होते थे। एक तवील आपका अरसा है, फिर आप जब कुवैत आईं, कुवैत का कैसा माहौल लगा आपको कि यहाँ पे माशाल्लाह अदबी सिलसिले थे? किस तरह आपने आपको महसूस किया और एडजस्ट हुई? अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। सबसे पहले तो मैं एसबीआई न्यूज़ चैनल एचडी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक जैसे आपने एक ना दरीचा ख्याल खोल दिया, एक खुशबू भरी एक खूबसूरत वादी की हमें यहाँ पे इतनी दूर बैठे सैर करा दी, जिस वादी का नाम है उर्दू। मैं कुछ कहने से पहले शहजाद साहब का, तारिक साहब का, शाहिद भाई का, सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप यकीन करें कि जो काम, जिस मेहनत से आप लोग उर्दू को जिंदा रखने का ये काम कर रहे हैं, ये एहतमाम कर रहे हैं, ये सिलसिले कायम कर रहे हैं, खलीज टाइम के तवज्जुह से, और इससे पहले भी आपकी अदबी खिदमत और ये मीडिया से रिलेटेड जो आपकी सर्विसेज हैं, इस पे बहुत फ़ख्र होता है। और मैं समझती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में जो मेरे उस्ताद मोहतरम सदर हमदानी साहब ने जो बातें की हैं, चश्मे-कुशा बातें थी, और उर्दू को वाकई में, जैसे मेरी दोस्त ने कहा कि उर्दू कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उर्दू हमारे दिल की ज़बान है, उर्दू हमारे इज़हार की ज़बान है, और उर्दू मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उर्दू को मैं ये देखती हूँ कि आज नई नस्ल के बच्चे उर्दू से मोहब्बत कर रहे हैं, और हमें भी चाहिए कि उर्दू को ज़िंदा रखने का एहतमाम करें। उर्दू को किस तरह ज़िंदा रखा जाएगा? फिर से देखें, किताबें हाथ में आएँ,
پھر سے دیکھیں اس طرح کے پروگرامز ہوں جیسے ادبی پہلے مشاعرے ہوتے تھے، ایک زمانہ ان مشاعروں میں شرکت کرتا تھا. ادبی تنظیمیں ہیں جو ادب کے فروغ کو، اردو کے فروغ کو، اپنی زبان کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اردو جس طرح جسے کہتے ہیں نا کہ لشکر کی زبان ہے، تو لشکر کبھی ختم نہیں ہوں گے، لشکری اس زبان کو زندہ رکھیں گے. یہ زبان روز بروز دیگر زبانوں کی طرح ترقی کرے گی. اس میں فارسی بھی ہوگی، اس میں ترکی بھی ہوگی جو آلریڈی ہے. اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ زبان جو ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہے آخری کتاب جو ہے عربی زبان میں اس کو نازل فرمایا ہے، اور اس زبان میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے سارے حروف تہجی ہیں جن کی بنسبت میں سمجھتی ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنی زبان کی بدولت، اپنی پیاری زبان اردو کی بدولت بہت ساری زبانوں سے یگانگت اور قربت رکھتے ہیں. قرآن کریم ہمارے لیے پڑھنا آسان ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اردو کی وجہ سے ہمارے لیے وہ دیگر زبانوں کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتی ہیں. تو مجھے تو بڑے بینیفٹ ملتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں، جب میں اب پاکستان سے باہر، کویت سے باہر سفر کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ بیرون ممالک صفدر حمدانی صاحب، ڈاکٹر نکہت نسیم صاحبہ، ان سارے لوگوں نے اردو کو زندہ رکھنے کے لیے چراغاں کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ بہت کام کریں. آپ کو پتہ ہے لندن میں رہ کے حمدانی صاحب کا عالمی اخبار اردو کی خدمت کر رہا ہے، ریڈیو کے ذریعے کام ہو رہا ہے. اور میں تو اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں طفل مکتب ہوں، طالب علم ہوں، اور میں ہر روز اردو کی خوشبو عطر ہے. اردو جو ہے وہ عطر کا نام ہے، خوشبو کا نام ہے، مودت کا نام ہے، محبت کا نام ہے، اور اردو جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی. آج اردو سے جو ہمارا گہرا ربط ہے، رابطہ ہے، رشتہ ہے، قربت ہے، محبت ہے، وہ جب اردو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے اردو جو ہے گنگناتی مسکراتی آ رہی ہے. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ اردو کو زندہ رکھنے کا اہتمام کریں، اردو سے محبت کرتے ہیں، اور اردو ہمیشہ زندہ رہنے والی زبان ہوگی انشاءاللہ. بالکل بالکل صحیح ہے. شاہین رضوی، یہ جو اردو کی ظاہر ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کی ترویج ہو اور فیوچر اس کا آگے بہتر ہو. آپ ماشاءاللہ پاکستان وومن فورم میں جب آپ کو ہم نے دیکھا تو آپ نے پاکستانی کلچر کو بڑا نمایاں کیا. آج بھی آپ ماشاءاللہ آپ نے سجی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہیں. یہ کون سا مطلب آپ نے پہنا ہوا ہے، گیٹ اپ بنایا ہوا ہے آج؟ طارق صاحب، یہ حنزہ کے زیورات ہیں اور مجھے تحفتاً ملے، اور جب میں ملک سے باہر بھی سفر کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری شناخت ہے. میں ویسے شاید ویسٹرن کپڑے پہنتی ہوں، لیکن اب جب میں ٹریولنگ کرتی ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ وٹس یور ویئرنگ، آپ کا یہ زیور کیسا ہے. اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کس ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، کس کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں پاکستانی نظر آؤں، میں اردو داں نظر آؤں، اور میرا تعلق اور یہ میرے جو دوست ہیں ان سب کا تعلق محبت کرنے والے قبیلے سے ہے. اور ہماری پہچان لباس سے زیادہ ہماری زبان ہے، لیکن سم ہاؤ کہیں لباس بھی ہماری ترجمانی کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم اتنی ٹریولنگ کرتے ہیں اب پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی، تو لباس جو ہے ہماری زبان کی طرح شناخت بن جاتا ہے. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھ سے رک کے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا تعلق کس ملک سے، تو میں کہتی ہوں کہ آؤ دیکھو میرا ملک کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے. آؤ اس کے پہاڑ دیکھو، سمندر دیکھو، صحرا دیکھو، وادیاں دیکھو، برف پوش کوہسار دیکھو، جبل دیکھو، دشت و گل لگر دیکھو. کتنا خوبصورت میرا ملک ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ بس میری شناخت ہمیشہ پاکستان رہے، ہمیشہ زبان رہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور میں بہت آپ سے جذباتی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی. ہاں بالکل بالکل. صفدر حمدانی صاحب، ماشاءاللہ ایک طویل عرصہ ہے آپ کی جو براڈ کاسٹنگ کا، اور مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ جو 90s کا دور تھا، مطلب 90 کا دور تھا، 80 سے 90 کا، اس میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے خاطرخواہ کام کیا، اور پھر خاص طور پر اردو کے حوالے سے بھی مختلف پروگرامز ہوئے، ڈرامے ہوئے، ہم نے بھی حصہ لیا. میں بہاولپور میں تھا جب 80s کی بات کر رہا ہوں، تو بڑے اچھے اچھے ڈرامے اردو کے لکھے جاتے تھے. تو
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دور کیسا تھا ریڈیو پاکستان کا؟ طارق، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے گراف میں صرف زبان ہی نہیں، کسی بھی شعبے میں یوں عمودی سفر نہیں کیا. ہماری بدقسمت ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں طب کی، انہیں یہ علم ہے کہ جب وہ آئی سی یو میں ہارٹ کی بیٹ چل رہی ہوتی ہے تو ایک زیگ ہے، یہ زندگی کی نشانی ہے، اور یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ موت ہے. ہم سیدھی لکیر میں آئے ہوئے ہیں. آپ 90 کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ 14 اگست 1947 سے شروع ہو جائیے. یہ آپ نے بڑا ایک دکھتے دل کا سوال کیا ہے، پتہ نہیں میں کتنا بول جاؤں، مگر میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں گا دوسرے دوستوں کی وجہ سے. دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب ریڈیو میں ملازمت کون لوگ کرتے تھے، اور یہ لوگ ملازمت نہیں کرتے تھے، یہ ایک مشن کے تحت کام کرتے تھے. تنخواہ ان کی کتنی ہوتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 1000 روپے یا 1500 روپے، اور کچھ لوگوں کی 800 اور 900 بھی ہوتی تھی. ناصر کاظمی ریڈیو کے ملازم، نون میم راشد ریڈیو کے ملازم، سلیم احمد ریڈیو کے ملازم، احمد ندیم قاسمی ریڈیو کے ملازم، فیض احمد فیض ریڈیو کے ملازم، صادقین ریڈیو کے ملازم، حاجی یوسف ظفر ریڈیو کے ملازم. میرا خیال ہے کم سے کم 1000 نام میں گنوا سکتا ہوں آپ کو، جو شاید ریڈیو والوں کو بھی یاد نہیں ہوں گے. وجہ یہ تھی کہ یہ نوکری کی جگہ نہیں تھی، یہاں سے لوگ اٹھنا بیٹھنا سیکھتے تھے. کہاں سے شروع کرتے تھے؟ بچوں کے پروگرام سے. مونی حمید اور ابو الحسن نقوی، مونی حمید تو وفات پا گئی، ابو الحسن نقوی صاحب امریکہ میں ہیں، اللہ انہیں زندگی دے. یہ بچوں کو باقاعدہ سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا بیٹھنا کیسے ہے. جسٹس نسیم حسن شاہ، بہت بڑا نام گزرا ہماری عدلیہ میں، انہوں نے ایک کتاب عدلیہ پہ لکھی اور میرے والد کے نام موسوم کی. تو انہوں نے اس میں باقاعدہ یہ الفاظ لکھے کہ میں نے ریڈیو کے بچوں کے پروگرام سے نشست و برخاست سیکھی. نشست و برخاست کے بعد آپ کو بولنے کا انداز سکھایا ریڈیو نے. اس نے یہ بتایا کہ خاتون سے کیسے بات کرنی ہے، بزرگ سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے ہم عمر بچے سے کیسے بات کرنی ہے. پھر آپ کو تیقن دلوایا کہ مائکرو فون پہ بولنا کیسے ہے، آپ کے الفاظ میں زندگی کس طرح سے بھرنی ہے. ان ذرائع ابلاغ نے یا اس قومی ورثے کے ذریعہ ابلاغ نے کام اس طرح سے شروع کیا تھا. تو ہم نے ایک نیشن بنائی. دیکھیے، ریڈیو کے گیٹ میں داخل ہونا اس وقت، آپ خود بھی اسی مرحلے سے بہاولپور میں گزرے ہیں، ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا. مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریڈیو کے بارے میں اتنے شاکی ہیں، اتنے تلخ ہیں، میں تو عام زندگی میں تلخ ہوں، تو پھر آپ ریڈیو میں آئے کیوں؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اس کا جنگلہ لوہے کا نہیں، سونے کا جنگلہ تھا. میں جب اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا تو لاہور ریڈیو پہ مولانا عبد المجید صالح، مولانا صلاح الدین احمد، سب سے کم درجے میں اشفاق احمد، سجاد باقر رضوی، عابد علی عابد، ناصر کاظمی کا میں نے نام لیا، مختار صدیقی، سید فیضی، مطلب پھر ایک ناموں کی فہرست. جب ان لوگوں کو میں کبھی اندر بیٹھ کے یہ دیکھتا تھا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے ایک فیچر لکھا ہے اور ایوب روانی صاحب اس کے پروڈیوسر ہیں، اور ایوب روانی صاحب بہت ادب سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ قاسمی صاحب اگر اس فکرے کو ہم یوں کر لیں تو یہ زیادہ ابلاغ نہیں ہوگا. تو وہ کتنے بڑے دل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ایوب تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چونکہ تم نشریات کے آدمی ہو، مجھ سے زیادہ اس فکرے کو ایسی کر لیتے ہو، تم خود ہی کر دو. میں پوچھا کرتا تھا کہ یار پروڈیوسر اتنی بڑی چیز ہوتا ہے.
कि वो अहमद नदीम कासमी जैसे कदावल शतनाक दरख्त को कहे कि ये फिक्रा यूं कर लीजिए, और कासमी साहब कहें कि हाँ ठीक है, ये दुरुस्त है, ऐसे ही कर लें। मैंने कहा यार प्रोड्यूसर बन जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक चीज कहलाती थी, तुमने भावलपुर में देखी होगी, उसे कहते हैं रीप्रोड्यूसर, जिसपे हम रिकॉर्डिंग करते थे। हमारे यहाँ प्रोड्यूसर खत्म हो गया, रीप्रोड्यूसर पैदा हो गए। ये रेडियो सुबह 9 बजे से 5 बजे की नौकरी बन गया। मैं अगले 1 मिनट से भी कम में एक वाकया तुम्हें बताऊं कि मेरा एक स्टूडेंट था, अल्लाह मगफरत करे, जुल्फकार काजिम, प्रोग्राम मैनेजर था लाहौर का। मुझे एक किताब की जरूरत पड़ी, मैं लंदन से गया हुआ था। मैंने उसे कहा कि यार अपने अदबी प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को जरा कहो कि मुझे ये किताब ला दे, क्योंकि वो ही ये काम कर सकेगा। उसने उसे बुलाया कमरे में और सबसे पहले उसे बताने लगा, देखो ये मेरे उस्ताद हैं, मैंने अकेडमी में इनसे पढ़ा है, आज मैं वो जो बेचारा कह सकता। फिर वो मेरे वालिद के बारे में शुरू हुआ कि ये उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं। अब मैंने उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उसे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने फौरन काजिम को कहा, यार छोड़ो, तुम इसको किताब का कहो। तो मेरे दिमाग में जो एक मेरी, आप चूंकि चारों बहुत करीबी दोस्त हैं, तो एक शैतानी जो मेरा अंदर से जागता है शैतान, वो जागा। तो मैंने कहा बेटा आप अदबी प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं? कहने लगा हाँ। मैंने कहा रेडियो में जो अदब के बड़े बड़े शतनाक दरख्त मुलाजिम थे, आते नहीं थे, मुलाजिम थे, उनके नाम आप जानते हैं? तो वो एक लम्हे के लिए जैसे बेजार सा हुआ। मैंने कहा कि वो रज़ी तिरमिज़ी साहब से वाकिफ है? कहने लगा नहीं सर, मैंने तो नाम नहीं सुना। मैंने कहा अयूब रुमानी साहब? कहने लगा नहीं सर। मैंने कहा अल्ताफ कुरैशी? कहने लगा नहीं। मैंने कहा चलो कोई बड़ा नाम लेता हूँ। और मैंने कहा नासिर काज़मी साहब? कहने लगा हाँ जी, वो नाम सुना हुआ है मैंने। बस यहाँ मैं रुका और मैंने उठ के कुर्सी से काजिम मरहूम को कहा, सैल्यूट टू यू काजिम, तुमने मेरे सारे पढ़ाए हुए की लाज रखी। तुमने ऐसा अच्छा आदमी आदमी प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया हुआ है जिसे नासिर काज़मी का भी नहीं पता, तो उसे मुस्तफ़ा अली हमदानी का होगा जिसके बारे में तुम बता रहे हो। ये है वो मरसिया, ये है वो नौहा। इस रेडियो पाकिस्तान में उर्दू ज़बान की खिदमत की है। शायद ये जो अदबी कॉन्फ्रेंसें होती है ना उर्दू के नाम पर, मैं अक्सर कहता हूं कि इस आज तक उर्दू ज़बान को टके का फायदा नहीं हुआ। हाँ, बेचारे अदीब शायर को जरा सा फायदा हुआ है कि वो 2 वक्त का अच्छा खाना 5 स्टार में खा लेता है और घर वाले खुश हो जाते हैं कि इससे 15 दिन के लिए जान छूटी, बाबा जी गए हुए हैं। आप ये कॉन्फ्रेंसें देखें, मैं पिछले 20 साल से इनके स्टेजों के ऊपर वो लोग बैठे हुए देख रहा हूं जिनके जबड़े मोहनजोदाड़ो से निकले थे। इनको नौजवान लोग नजर नहीं आते। तारिक, आप 4 लोग बैठे हुए, चारों के चारों मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। मैं सदारतों का कायल नहीं हूं, मुशायरों में जानने का आदी नहीं हूं। हम लोग सब के सब घरों में बैठ के काम करने वाले आदमी हैं। देखिए, ये तिजारत का दौर है, ये कमर्शियलिज्म का दौर है। बाकी तमाम मंडियों की तरह अदब भी मंडी है, यहाँ भी बोली लगती है। मैं आपके यहाँ 4 मरतबा आया हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड है, शाहीन बैठी हुई हैं। 4 मरतबा कोयत में मेरी मेजबान शाहीन रिजवी थी। एहसान मंदी है, अल्लाह ताला इज्जत दे इन्हें। और मैं वाहिद आदमी हूँ उर्दू अदब का जो 4 मरतबा कोयत में आया हूँ, 4 मरतबा, वरना दूसरा कोई आदमी 4 मरतबा नहीं आया। हाँ, घर वालों को मिलने आया हो तो दूसरी बात है। और मैं वो खुशकिस्मत आदमी हूँ कि अल्लाह ताला दस्तगीर साहब को, मेरा ख्याल है वो आजकल इसमें दुबई में है, उन्होंने सरकारी खाने पे घर में बुलाया। खाना तो वैसे भी हम खा लेते हैं, लेकिन ये इज्जत देने की बात थी। मुझे ये कहने दीजिए, इसलिए नहीं कि आप लोग कोयत में हैं और इसलिए नहीं कि मैं कोयत में आता जाता रहा हूँ और मेरी बहुत इज्जत हुई है। मैंने वहां भी एक तकरीर में ये बात कही थी और आप और शाहीन इसके गवाह हैं कि पाकिस्तान भारत के बाद तीसरी बड़ी आबादी उर्दू की बरतानिया थी।
لیکن برطانیہ میں آپ حیران ہوں گے 1000 سے زیادہ اردو کے شعراء ہیں، 1000 سے زیادہ. خوش نہ ہوئیے گا، میرا اگلا فقرہ سن لیجیے. بوٹانیکل بک کھولیے برطانیہ کی، اس پہ جا کے گوگل میں حضرت آیت اللہ گوگل کو کھولیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے حشرات الارض نہیں ہیں برطانیہ میں جتنے شاعر ہیں. شاعری انبیاء کا کام تھا، شاعری ائمہ کا کام تھا. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ جناب سیدہ نے پہلا مرثیہ، کائنات کا پہلا مرثیہ اپنے والد کی وفات پہ کہا. یہ شعر کہنا ان لوگوں کے کام تھے، اب یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہ شعر کہہ رہے ہیں. آپ نے ریڈیو پاکستان سے شروع کیا تھا کہ ریڈیو پاکستان نے کیا کیا زبان کے لیے. ریڈیو نے بہت خدمت کی. جوش صاحب جیسے آدمی، میں ایک نام لینا بھول گیا، بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا، حضرت صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، کیا کمال آدمی تھے. میں کبھی ان لوگوں کے بارے میں تاریخ سوچتا ہوں نا تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، ورنہ مجھے نہیں. میرا اپنا شعر ہے کہ دنیا میں یہ ایک معجزہ کیسا کمال ہے، 70 برس کے فرد میں دل 20 سال کا. یہ معجزہ بھی کیسا ہوا ہے کمال کا، 70 برس کے شخص میں دل 20 سال کا، ورنہ میں 20 سال کا ہوں. لیکن جب میں یہ سارے لوگ یاد کرتا ہوں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کے میں قریب بیٹھا، جن کی خوشبو، جن کے الفاظ میرے اندر سمائے، جن سے سیکھا نہیں، میں نے کو دیکھ کے سیکھا. اگر میں ان سے سیکھ لیتا تو میرا کیا حال ہوتا. میں تو ابھی بھی کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتا اپنے قریب. یہ 2-3 لوگ جیسے نگت ہیں، شاہین ہیں، آپ بھی بیچارے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ مجھے کیسے برداشت کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. لیکن بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قلم جس کے نام پر پروردگار نے سورہ قلم رکھی، ہم نے اس قلم کو بیچا، ہم نے اس کے ساتھ اپنا ضمیر بیچا، ہم اس کے ساتھ لفظ بھیجے. روز محشر گواہی آپ کو گواہی دے گا یہ قلم کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ہم بہت خوش ہوتے ہیں گلے میں یہ توق ڈال کے ہلال پاکستان کا اور ستارہ امتیاز کا. کبھی ان سے پوچھیے کہ آپ نے کام کیا کیا ہے، پتہ چلا ہے یہ کرونا چل رہا ہے. آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے جن ناموں کو ہم بہت بڑے یہ زبان کی تنزلی ہے، ادب کا ستیہ ناش ہوا ہے. ادب، شاعری، افسانہ، ناول، یہ نبض ہوتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ معاشرہ زندہ ہے یا نہیں، تہذیب چل رہی ہے یا نہیں، یہ دھڑکن کی نشانی ہوتی ہے. یہ گراف جہاں سے میں نے شروع کیا تھا ڈاکٹر صاحبہ کے شعبے سے، یہ گراف سیدھا ہو گیا ہوا ہے. ریڈیو نے اپنی جو خدمت کرنی تھی وہ کر لی، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو حال ہم نے موسیقی کا کیا تھا کہ رات کو 11 بجے کے بعد کلاسیکی موسیقی نشر کرتے تھے، تو اس وقت انسان تو کیا جانور بھی ہو چکے ہوئے تھے. وہی حال اب ہمارے ہاں ادب کا ہے ان تمام اداروں سے. ایک افسوس کی بات ہے. میرا خیال ہے زیادہ بولا ہوں، معاف کیجیے گا. نہیں بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان صفدر حمدانی صاحب موجود ہیں، آپ یقینی طور پر ان سے رہنمائی لیتی رہی ہوں گی. ظاہر ہے کہ اتنی کتابیں اور اتنا کچھ نہ کچھ ڈسکشن بھی، کبھی اختلاف رائے ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کتابیں لکھتے وقت ظاہر ہے کہ ایک آپ کے نزدیک پروجیکٹ ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیسے آگے چلنا ہے. جیسے کہ میرے اپ کمنگ پروجیکٹس میں، جیسے میں نے بریل میں جو ہے وہ اردو کی بریل میں اپنی نظموں کا مجموعہ جو ہے وہ میرا آ رہا ہے. اس طرح سے کووڈ ڈائری ہے. اس طرح کے جو نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں تو میں اپنے دوستوں سے ظاہر سب سے پہلے میں ڈسکس کرتی ہوں. اور میرے لیے یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے کہ میرے رہنما، اور شاہین بھی اس میں شامل ہے، کہ میرے اتنے پیارے دوست ہیں، اتنے محترم ہیں،
اور صفدر حمدانی صاحب تو میرے لیے میں ان کو ادبی مرشد بھی کہتی ہوں، تو میں ان سے ضرور ڈسکس کرتی ہوں. جب ڈسکس کرتی ہوں تو بہت زبردست اختلاف رائے ہوتا ہے. اختلاف کے بعد ایک اور اختلاف، پھر ایک اور اختلاف. میں سمجھتی ہوں کہ فی زمانہ کوئی ایسا رہنما میسر ہونا، کوئی ایک ایسا استاد مل جانا جو ایک طالب علم کے کا جو پوائنٹ آف ویو ہو پہلے اس کو سنے، اور پھر اس کے بعد اگر ان کو کوئی اعتراض ہو تو وہ اعتراضات کا جواب بھی دے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی انسان ایک تھیسس لکھتا ہے اور جب وہ تھیسس پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو 3 رکنی بینچ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ صفدر حمدانی صاحب جو ہے وہ 100 رکنی بینچ، ایک ہی بندہ ہے اس میں، تو وہ اپنی ذات میں 100 رکنی بینچ بن جاتے ہیں. اور پھر وہ اس کی جو تھیسس کی جو چیر پھاڑ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، کہ آخر میں کبھی یہ دل کرتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ڈراپ کر دیا جائے. لیکن اٹس کائنڈ آف چیلنج، یہ چیلنج ہوتا ہے. اور صفدر حمدانی صاحب کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب شاہین بھی جانتی ہے کہ جب ہم لوگوں نے اخبار کو جو تھا، جب ہم نے اس کو بنایا اور چلانے کی جو ہے کوشش کی گئی، تو اس میں پھر اب ظاہر ہے کالم لکھنا ہے، بلاگس لکھنے ہیں، بہت سارے کام ہیں. تو یہ ساری باتیں میں نے صفدر حمدانی صاحب سے سیکھی، اور انہوں نے مجھے پھر انسسٹ کیا کہ جب تم کو جرنلزم میں اتنا تمہیں اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگتا ہے، تو تم اس میں کوئی ڈگری بھی لو. تو پھر میں نے اس میں جو ہے یہاں پہ سڈنی سے میں نے پھر اس کے لیے ڈپلوما بھی کیا جرنلزم کے اندر، اور باقاعدہ پھر میں اس کے اندر آ گئی، اور میں نے کالمز کتاب یہی دنیا ہے یہیں کی باتیں میں نے لکھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس میں سے کئی ایک آدھ کالم ایسے ہیں کہ جو شدید اور شدید تنقید کا نشانہ بنے صفدر حمدانی صاحب کے، اور انہوں نے مجھے کئی کالم جو ہے وہ 10 سے 12 بار بھی ریجیکٹ کر کے لکھوائے ہیں. اور جب تک وہ بالکل ایک استاد نہیں ہوتا، سخت والا جو استاد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک تم اس کو لکھ نہیں لوگی تم سو نہیں سکتی ہو. مجھ کو یہ آج اس ٹائم تک چاہیے، اخبار میں یہ لگے گا، اور یہ اس میں یہ جو ہے اس میں کمی ہے، تم نے ریسرچ پراپر نہیں کی ہے. اور اچھا، ان کا ایک اور کمال یہ ہے کہ وہ استاد نہیں ہے جو آپ کو لکھ کر دے دے کہ ٹھیک ہے یہ سطر ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کو ٹھیک کر دوں، یا میں اس کو یہ کر دوں. وہ آئیڈیا ضرور دیں گے لیکن کرنا آپ کو ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میری وہ جو پرانی والی جو خواہش ہے نا کہ ہیرو نہیں بناتے ہیں، جو ابھی جو پورا انہوں نے جو ایک نوحہ ریڈیو پاکستان کا جو ابھی ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے، اردو ادب کا، بلکہ ریڈیو پاکستان کا نہیں، اردو ادب کا وہ یہی ہے کہ ہیرو نہیں بنا رہے ہیں آج کل. میں جب باہر کی دنیا، اسپیشلی جب میں انڈیا کو دیکھتی ہوں، وہاں کے میوزیکل پروگرامز، یا کوئی ایک لتا ریٹائر ہوئی ہے نا تو ان کی 10 لتا آلریڈی تیار ہو چکی تھی. اب ان میں سے جو ریٹائر ہوتا جا رہا ہے ان کے حساب سے وہ اپنے ہیروز بناتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہیروز ایسے بنتے ہیں کہ جب لیجنڈ ہیرو جو ہے وہ اس کو بننے دے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ بوڑھے لوگ وہ موہنجو-داڑو کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نئے لوگوں کو جب آپ جگہ نہیں دیں گے تو کیسے کام کریں گے؟ تو ہیروز نہیں بنا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اور شاہین بلیسڈ ہیں کہ ہم کو ہیرو بنانے کے لیے ہمارا لیجنڈری ہیرو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. گو کہ ان سے اختلاف بہت رہتا ہے اور لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں، کئی دن میں تو بات بھی نہیں کرتی جب مجھے غصہ آ جائے تو وہ سب چلتا ہے. لیکن جو جس کا مقام ہے وہ رہتا ہے. اور آئی ایم سو بلیسڈ کہ ہم نے اپنی آنکھوں میں اپنی حیات میں ہیرو کو ہیرو بناتے دیکھا. اور میری اپنی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں اسی نقشے قدم پر چلوں اور میں اپنے جونیئرز میں وہ سب دیکھوں کہ وہ جو ہے نا وہ گلا نہ کریں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا دیا. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے بہت اچھا کہا آپ نے. آپا شاہین رضوی، ابھی گفتگو کے دوران صفدر حمدانی صاحب نے ذکر کیا کہ عدلیہ کے حوالے سے بات کی. میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ آلریڈی عدلیہ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کو اردو زبان پراپر طریقے سے رائج کی جائے. تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ چیز کیوں نہیں سٹارٹ سے اب تک کیوں نہیں رائج کی جا رہی؟ دیکھیں، اردو کے لیے، اردو کو اگر ہم سیاست، حکومت، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اردو کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے ان سے نا. اردو جو ہے وہ ایک اندرون ملک رابطے کی زبان ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ قانون اندھا ہے، تو میں
उस सहरा में नहीं आती जहाँ लोगों को दिखाई नहीं देता, जो कानून देख नहीं पाता। लेकिन ये कि मुझे ये लगता है कि उर्दू के लिए हमें थोड़ा-सा और भी काम करना पड़ेगा। जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए तालिब-इल्म हैं, मैं और निखत तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें सिखाने वाला, हमें बताने वाला, हमें इल्म का शौक़ पैदा करने वाले हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। तो देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो हमें आता है, आप छोड़ दें कि हुकूमत कुछ करेगी, आप छोड़ दें कि सियासत कुछ करेगी, आप इस बात को छोड़ दें कि अदालत कुछ करेगी। ये ज़बान हम सब एक आम आदमी को मिलके इस ज़बान का एहतमाम करना है, इसको ज़िंदा रखना है। क्योंकि देखिए, बैरूनी मुल्क तो आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, बैरूनी मुल्क आपके राब्ते की ज़बान अंग्रेज़ी है। लेकिन मुझे खुशी होती है कि जब मैं कराची से लेके और आखिरी कोने तक, कश्मीर तक जब मैं जाती हूँ, तो हर जगह मुझे आम इंसान के राब्ते की ज़बान जो है वो उर्दू नज़र आती है। हम आसानी से एक दूसरे से बातचीत करते हैं बिकॉज़ ऑफ उर्दू। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उर्दू को कोई ख़तरा है। हाँ, हमें किताबें बनानी हैं, हमें बच्चों को, जैसे अभी निकत ने कहा कि एक लता मंगेशकर अगर वो चली जाएंगी तो उनकी जगह 1000 लता मंगेशकर जो है उन्होंने तैयार किए हुए हैं। हमारे यहाँ एकेडमीज चाहिए, हमारे यहाँ वो इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इन लोगों को तहरीक दें, जो एक इस सिलसिले को कायम रखें। उनके पास लता है, हमारे पास राहत है। राहत जो ज़बान बोलते हैं, मोहब्बत की ज़बान, शायरी की ज़बान, गज़ल की ज़बान, उर्दू की ज़बान, वो हमेशा कायम रहेगी, महकती रहेगी। और ज़ाहिर है कि मेरी इतनी इस्तात नहीं है कि मैं उस्ताद मोहतरम और डॉक्टर साहब के सामने इस तरह बात कर सकूं। उनकी बातों में दानाई होती है, दानिशमंदी होती है। लेकिन बहरहाल जो मैं देखती हूँ कि उर्दू को कम से कम पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं, और हमें उर्दू को बस किताबें चाहिए। देखिए ज़रा, जो गैर मुल्की बेहतरीन कहानियाँ होती हैं, उनका तर्जुमा होता है, उनकी इतनी अशात होती है पाकिस्तान में, और इल्म से राब्ता रहे, मदारिस में जो है वो उर्दू के फ़रोग़ का सिलसिला जारी रहे। और जिस तरह टेलीविज़न और रेडियो अब उर्दू की ज़बान को बाइस ज़वाल बन रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे भी काम होना चाहिए, क्योंकि लोग एक ज़माने से और अभी भी जो है उर्दू सुनने का, उर्दू बोलने का, रेडियो सुनने का रवाज है, लोग एफएम की तरफ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बस अब उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ज़बान को कुछ ऐसा काम कर जाए ज़बान के लिए, और ये ज़बान जो है ज़िंदा रहे। ठीक है? तो सही है, मेरे तो आपका ख़्याल में पॉइंट आ यही गया। है। अच्छा, मैं सफदर हमदानी साहब से बात करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त दौरान भी इस तरह है कि अब हमने इसको शॉर्ट कर देना है विद इन 2-3 मिनट्स में। सफदर हमदानी साहब, जी अभी बिल्कुल। जिस तरह बातें हो रही हैं कि ये जो इदारे हैं हमारे पाकिस्तान में, मुक़र्ररा कौमी ज़बान उर्दू, इस तरह के, उन लोगों का क्या मतलब किरदार, वो क्यों नहीं इतना फ़ाल किरदार अदा कर रहे कि ताकि उर्दू ज़बान, हमारी जो ज़बान है, उसको उसकी तरवीज हो? तारिक, मैं 55 बरस से मरसिया लिख रहा हूँ, और मुझे हर चीज में एक मरसिया नसर में भी कहना पड़ता है। यार, मेरा जी चाहता है कि इन सरकारी इदारों को यहाँ गरीब लोगों की तनख्वाह से कटे हुए इनकम टैक्स से 22वें और 21वें ग्रेड के लोगों को तनख्वाहें और मराहत मिलती हैं, इनको बंद करके यहाँ खड्डियां लगवानी चाहिए, ताकि गरीब आदमी के लिए यहाँ पे कपड़ा बुना जाए। कम से कम वो कपड़ा तो पहने। मैं एक मिसाल आपको एकेडमी ऑफ लेटर की देता हूँ, छोड़ दीजिए कि उसका चेयरमैन कौन था, क्या हुआ, मैं इस किस्से में नहीं जाता। उसका अगर आप मंशूर मेरे कहने पे पढ़ें एकेडमी ऑफ लेटर्स का, तो उसकी तीसरी शिक है गरीब और नादार अहले कलम की कुतुब छुपवाना। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम पे, मुझे कोर्ट में ले जाए कोई, दुनिया की जिस अदालत में ले जाना चाहता है, मुझे उस गरीब, मस्कीन, फकीर, शायर, अदीब का नाम बताया जाए जिसकी किताब एकेडमी ऑफ लेटर्स ने छपवाई हो। मेरे दोस्त हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये किरदार की बात है, नामों में कुछ नहीं रखा। जिन लोगों की किताबें इन इदारों ने छपवाई हैं, वो लोग अपने पैसे से मुझे जैसे गरीबों की 10-10 किताबें छपवा सकते हैं। एक किताब आपको बताऊं, एक आदमी ने, फिर नाम नहीं ले रहा,
एक आदमी ने अपनी झूठी कहानी लिखी फैज अहमद फैज के साथ मुलाकातों की, और तस्वीरें भी फोटोशॉप में बना के लगाई। उसे एकेडमी ऑफ लेटर ने छाप दिया, ये तस्दीक किए बगैर कि क्या ये सच्ची किताब है या झूठी है। जब हमारे एक बहुत मोहतरम और अजीज दोस्त ने, जिसके घर में रहते रहे हैं, उन्होंने उसके जवाब में किताब लिखी, तो एकेडमी ऑफ लेटर्स ने वो किताब भी छाप दी। क्या कमाल की चीज है। ये जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है। ये बैठी है निगत, ये बैठी है शाहीन। हमें लोग कहते हैं आप इसलिए खिलाफ बोलते हैं इनके कि ये आपको बुलाते नहीं। मैंने कहा अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम हुजूम के लोग ही नहीं हैं, हम तन्हा रहने वाले लोग हैं। मैं नबी या रसूल नाउजुबिल्ला ना वली हूं ना कुछ हूं, लेकिन आप तारीखें पढ़ें इन लोगों की जिन्होंने उम्मतें बनाई थी। ये लोग गारों में तन्हा रहे थे, ये हुजूम के अंदर नहीं रहे थे, हुजूम से दूर रहते थे। जब आप हुजूम से दूर रहेंगे तो तख्लीक, जिसने दुनिया तख्लीक की, जिसने इंसान तख्लीक किया, आप उसके करीब हो जाएंगे। हम मुशायरों में सदारत करने के शौकीन हैं, सदारत को अब सीन से लिखते हैं। आज ही मैंने फेसबुक पे एक शेर पढ़ा, उसमें उसने अमर को एन के साथ लिखा हुआ था कि वो अमर हो गए। मैंने कहा काश ये इसे आमर ही लिख देती खातून। ये जो निगत ने अभी बात की है, मैं कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं लेना चाहता। देखिए ये दोनों खवातीन फिर बैठी हुई हैं, आप इनसे पूछिए, ये पिछले 10-12 साल से मेरी जान को, वैसे तो आई हुई है, लेकिन मेरी जान को आई हुई है कि आप अपनी किताब क्यों नहीं छपवाते। तो मैं इन्हें कहता हूं कि तुम लोगों की किताबें छप रही हैं ना, मैं देखता हूं ना उन किताबों को, मैं दुरुस्त भी करता हूं, मैं पढ़ता भी हूं। तारिक, मैं वो खुश नसीब आदमी हूं, डॉक्टर निगत ने अपनी एक किताब मेरे नाम पे इंतसाब किया हुआ है। इसी तरह हमारी एक और दोस्त भी लंदन में है, उन्होंने किताब किसी के नाम, पहले माँ बाप के नाम आदमी इंतसाब करता है, ऐसे इंतसाब नहीं करता। मुझे ये खुशी होती है कि जो लोग मेरे साथ हैं, ये बैठे हैं, मैं हमेशा इन्हें कहता हूं, मैं आप लोगों को अपने से 4 कदम आगे देखना चाहता हूं। मेरे पास जो कुछ है, जो लोग मुझसे लेना चाहते हैं, यार हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा किसी ने, अल्लाह मुझे माफ करे मैं अपने साथ मिसाल दे रहा हूं, मगर मिसाल चूंकि बहुत मुनासिब है इसलिए दे रहा हूं। मौला से किसी ने पूछा कि आपको कभी किसी चीज का दुख रहा? तो मौला ने फरमाया, हाँ, मैं जितना गनी था इतना मुझसे मांगा नहीं गया, और जितना इल्म मेरे पास था उतना मुझसे पूछा नहीं गया। ये अहद इतना बेबसर अहद है कि इसमें जो सबसे ज्यादा झूठा, सबसे ज्यादा मक्कार, सबसे ज्यादा दगाबाज, सबसे ज्यादा नंबर 2 है, वो इस मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ तरीन रुकन है। आप भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन 99.9% लोगों में कहने की हिम्मत नहीं होती कि उनके बहुत से मसाइल होते हैं। अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया। किसी काबिल तो नहीं, लेकिन मैं काबुल जरूर हूं, जिस पे इतनी बमबारी हो चुकी है कि अब उसे किसी बमबारी का खौफ नहीं रहा। सच बोलने की पहली कीमत आपको पहले अपने घर में अदा करनी पड़ती है। मैं अपने घर में अदा कर चुका बहुत अच्छा पहले, लेकिन मैं खुशबख्त आदमी हूँ कि आज रेडियो पाकिस्तान के 26 स्टेशनों के स्टेशन डायरेक्टर बशमूल डायरेक्टर प्रोग्राम मेरे शागिर्द हैं, और उन तमाम 26 को एक तरफ रखूं, और ये 2 लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं, ये मेरे शाना बशाना हैं। इन्होंने कभी मुझे कमजोर नहीं होने दिया। मैं कुवैत आया हूं, जिस तरह आप सारे भाई मेरे साथ रहे हैं, जिस तरह शाहीन मेरे साथ रही है, जिस तरह मुझे इज्जत मिली है, कभी बैठेंगे इस पर एक प्रोग्राम करेंगे कुवैत में उर्दू पे। आप खुशकिस्मत लोग हैं, जैसे मैं ये जानती हैं दोनों के, जैसे मैं ये कहता हूं ना कि जब किसी तंजीम में 20 लोग हो जाते हैं ना,
तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी तक तुम लोग तकसीम क्यों नहीं हुए, 2 तंजीमें क्यों नहीं बना ली? हम मिल के रह ही नहीं सकते, हमारे मिजाज में नहीं है। हर वो सबक जो दीन ने, इस्लाम ने, अल्लाह के रसूल ने, उनकी आल ने, उनके असहाब ने, उनकी अज़वाज ने जो जो सबक हमको दिया, हमने वो नहीं किया। और हम कैसे जालिम हैं कि इसके बावजूद हमें ये जाम और हमें ये गलत फहमी है कि अल्लाह के रसूल रोज़े महशर हमारी शिफात करेंगे। मैं आप सब लोगों का, डॉक्टर साहबा का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के अब 2 बज गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब ये उर्दू से मोहब्बत की आदमी जो शाम के 5 बजे अपने दफ्तर से आया है, हॉस्पिटल से, सारा दिन के बाद घर में आके उसने हांडी पोछा भी किया है, खामन को खाना भी दिया है और खामन के साथ अपनी बिल्लियों को भी खाना खिलाया है। फिर वो 2 घंटे उसने आराम किया है, रात के 12:30 बजे वो उठा है, 1 बजे आपके साथ यहाँ बैठ गया है, 2 बजे ये प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद सुबह ये फिर हॉस्पिटल चली जाएगी। इससे बिल्कुल, बड़ी उर्दू की मोहब्बत की दलील आपको क्या चाहिए? उर्दू कभी नहीं मर सकती। उर्दू तारिक के घर में जिंदा है, उर्दू शहजाद के घर में जिंदा है, उर्दू शाहीन के घर में जिंदा है, उर्दू निगत के घर में जिंदा है, उर्दू सफदर हमदानी के घर में जिंदा है, उर्दू कुवैत में जिंदा है, उर्दू बरतानिया में जिंदा है। उर्दू हर उस जगह जिंदा है जहां जिंदगी है। जहां मौत है वहां उर्दू नहीं है। हमें मौत वाली उर्दू चाहिए ही नहीं। हम जिंदा हैं, उर्दू जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। और आज फिर एक मरतबा आखिर में आपके इदारे को, SPI को, आपको ये मैं मुबारक दूं कि जो काम उन चैनलों को करना चाहिए था जो एक कसीर सरमाए से चल रहे हैं, वो काम आप जैसे लोगों ने किया है। हम तीनों आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको उर्दू के हवाले से, आपको अदब के हवाले से, तहजीब के हवाले से, कल्चर के हवाले से हमारी जो भी मदद दरकार होगी, हम जिस काबिल होंगे, आपसे सिर्फ एक आवाज़ की दूरी पर हैं, आप हमें अपने शाना बशाना पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। सर मसला ये है कि अब चूँकि प्रोग्राम का दौरानी ऐसा है कि आपसे इंशाल्लाह और भी टॉपिक्स हैं, इस तरह की बातें होंगी और ये सिलसिले इंशाल्लाह जारी रहेंगे। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह अपने दोस्तों साथियों का ख्याल रखिएगा। तारिक इकबाल को सरज़मीन कुवैत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।